हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। और इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम इलेक्ट्रोलाइट्स को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम जो एस्टेब्लिश होता है या आयनिक इक्विलिब्रियम जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रॉपर्टी है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज होते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे NaCl है, NaCl को जब हम वाटर या वाटर जैसे किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसॉल्व होने के बाद उसके आयन उसके अंदर रिलीज हो जाते हैं, तो हम इस फिनोमेना को डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कहते हैं। तो NaCl जब एक्वस मीडियम में गया वो Na+ और Cl- में कन्वर्ट हुआ, तो हम बोलेंगे NaCl का डिसोसिएशन होगा वाटर के अंदर, या फिर यह कहेंगे NaCl का आयोनाइजेशन हो गया। तो ये इस तरह से, तो ये NaCl वाटर के अंदर डिसोसिएट हो गया, आयोनाइज हो गया। एक्वस NaCl मतलब NaCl को वाटर में डाला हुआ है और फिर ये आयोनाइज हो गया। इसी तरह से अगर हम NaOH की बात करें तो NaOH एक बेस है, पर ये एक्वस मीडियम में जाके आयोनाइज हो रहा है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आएगा। ये हमेशा ध्यान रखो बेटा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये जो मेटल्स हैं इन मेटल्स के सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इन मेटल्स के सॉल्ट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यानी अगर इसको याद इस तरह से रख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो ये इसमें से ये जो रेड बॉक्स के अंदर मैंने डाले हैं, ये दीज मेटल्स, या यूं बोलो सॉल्ट ऑफ दीज मेटल्स और कंपाउंड ऑफ दीज मेटल्स, ज्यादा अच्छा है कंपाउंड्स बोलो आप। कंपाउंड्स ऑफ दीज मेटल्स are generally strong electrolyte. कंपाउंड इसलिए कहा कि जैसे जरूरी नहीं है कि इनके सॉल्ट, जैसे NaOH, KOH, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH है, KOH है, RbOH है, तो ये बेस है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कंसीडर होते हैं। ये ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज होते हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक्सेट्रा। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के सल्फेट, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो ऑलमोस्ट 100% आयोनाइज होते हैं अपने पोलर सॉल्वेंट के अंदर। और जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जो जनरल हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, वो वाटर यूज करते हैं। इसलिए अधिकतर बुक्स में लिखा रहता है कि जो वाटर के अंदर 100% आयोनाइज हो, ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो, तो उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसीडर करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली आयोनाइज हो जाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो क्या होते हैं? पार्शियली आयोनाइज्ड। इसके अंदर जो जनरल एग्जांपल हैं पार्शियली आयोनाइज्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट के, जो एग्जांपल हैं, एक तो हो जाते हैं वीक एसिड। वीक एसिड कौन से होते हैं? वीक एसिड जनरली ऑर्गेनिक एसिड
जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मैं जनरली RCOOH लगा देता हूं। अब R की वैल्यू H हुई तो फॉर्मिक एसिड हो गया, R की वैल्यू CH3 हुई तो एसिटिक एसिड हुआ, R की वैल्यू C2H5 हुई तो प्रोपेनोइक एसिड हुआ, फिनॉल हो गया C6H5OH। फिनॉल क्या होता है? C6H5 फिनॉल हो गया, एक्सेट्रा। कोई भी ऑर्गेनिक एसिड, उसके अलावा कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी वीक एसिड में आता है, तो कार्बोनिक एसिड है इसका नाम। और बाकी हम जब चैप्टर पढ़ते रहेंगे तो हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल आते रहेंगे, तो हम सीखते रहेंगे और हमको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन से वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि इस चैप्टर में लगातार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम यूज करते रहेंगे, हमारे सामने आते रहेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है। वीक बेस क्या हो गए? ऑर्गेनिक बेस। तो ये हमेशा ध्यान रखो बेटा, ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस आर वीक एसिड एंड वीक बेस, और ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी क्लासिफाई हो गए। इसके अंदर ये होता है, इसको बोलते हैं एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एनिलीन। अब एनिलीन क्या है? एनिलीन ये है, ये सब वीक बेस में आते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगा हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस में आते हैं। इसके अलावा जब ट्रांजिशन मेटल केटाइन जैसे आयरन हुआ, डी ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, होता है ना डी ब्लॉक के एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके जो हाइड्रोक्साइड है, जैसे आयरन का हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? FeOH का होल ट्वाइस 2, FeOH का होल थ्राइस। तो ये सारे वीक बेस है, और वीक एसिड और वीक बेस को हमने किसमें क्लासिफाई किया हुआ है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। अब जैसे ये वीक एसिड है CH3COOH, एसिडिक एसिड है, वीक एसिड है, कौन सा है? एसिडिक एसिड है, तो वीक एसिड CH3COOH। और अब ये जब आयोनाइज होगा तो CH3COO माइनस एंड H+। तो यहां पर ये क्या होता है कि वाटर के अंदर ये वाटर में डाला हुआ है, तो वाटर में जब डाला हुआ है तो यहां अगर एक्वस लिखा हुआ है, सब स्क्रिप्ट में अगर एक्वस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वाटर के अंदर है। हम इस आयन को एसीटेट आयन बोलते हैं बेटा, एसीटेट आयन। और इस आयन, ये H+ आयन हो गया, और इस H+ आयन को प्रोटॉन बोलते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? एसिडिक एसिड, ये एसिडिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, ये जो एसिडिक एसिड है, ये एसिडिक एसिड CH3COO माइनस एंड H+ आयन में आयनाइज हो जाता है। तो एसिडिक एसिड एसीटेट आयन देता है, एसिटिक एसिड एसीटेट आयन देता है और प्रोटॉन देता है, यानी CH3COO माइनस देगा और H+ आयन देगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं किसी वीक बेस की, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा? NH4+ एंड OH-, और इनके आगे इनसे हम रिवर्सिबल साइन लगाएंगे हमेशा इस तरह से, क्योंकि ना ये जो वीक एसिड और वीक बेस है, ये जो वीक एसिड और वीक बेस है, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे, पार्शियली आयोनाइज होंगे। पार्शियली आयोनाइज होंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका ये अनआयोनाइज फॉर्म भी रहेगा, सॉल्यूशन में अनआयोनाइज फॉर्म भी रहेगा, सॉल्यूशन में आयोनाइज फॉर्म भी रहेगा।
आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे एक्वस मीडियम में। अब इसी तरह से जो कोवेलेंट सॉल्ट होते हैं, देखो सॉल्ट भी दो तरह के होते हैं, जैसे NaCl, KCl, ये ऐसे सॉल्ट है जिसमें NaBr, NaI, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, K2SO4, सोडियम कार्बोनेट, ये सारे ऐसे सॉल्ट है जिसमें आयनिक कैरेक्टर डोमिनेंट है, तो ये वाटर में डिसॉल्व होते ही बहुत तेजी से डिसोसिएट हो जाते हैं, बहुत तेजी से डिसोसिएट हो जाते हैं, और यानी वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं। बट जैसे जो ट्रांजिशन मेटल के, देखो ट्रांजिशन मेटल के हाइड्रोक्साइड जैसे FeOH का होल ट्वाइस 2, FeOH का होल थ्राइस, ये वीक बेस में आएंगे। निकल है तो NiOH होल ट्वाइस निकल, तो क्रोमियम, मैग्नीक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके जो यानी डी ब्लॉक के जो सिल्वर, गोल्ड, जिंक, इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, इनके जो कंपाउंड्स हैं जैसे ZnCl2, CuCl2, AgCl, और साथ में अगर हम S ब्लॉक में बात करें तो लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, तो इनके कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेट होता है। अब ये क्यों होता है, तो ये आपको केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में फजांस रूल में देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इन केटाइन का साइज छोटा होता है, इन पे चार्ज ज्यादा होता है, तो ये पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है, यानी ये किसी भी ये मेटल आयन की पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है, फजांस रूल को रेफर करना है, और उस वजह से ये किसी भी एनायन के साथ, नेगेटिव आयन के साथ अच्छे से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो जिनको फजांस रूल क्लियर है अच्छी बात है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, आप याद रख लो लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, और जनरली डी ब्लॉक मेटल्स आपको मालूम ही है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीक, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके जो कंपाउंड्स हैं ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। तो सबसे पहले तो क्या, मैंने इस चैप्टर में मेरा पर्पस ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को क्लासिफाई करना आ जाना चाहिए, और थोड़ा सा ऐसी ट्रिक्स और टूल्स दो जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाए मॉलिक्यूल को देखकर कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ रहा है। अब जैसे AgCl है, AgBr है, ZnCl2 है, FeCl3 है, BeCl2 है, ठीक है ना, BeCl2 हो गया, LiCl हो गया, FeCl2 हो गया, ठीक है, AlCl3 हो गया, ये सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे, ठीक है। अब जरूर नहीं है यहाँ क्लोरीन की जगह सल्फेट भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, तो ये सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। तो अब वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयोनाइज होते हैं, तो जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट जब ये पार्शियली आयोनाइज हुआ बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट जब किसी सॉल्यूशन में है तो वो पार्शियली आयोनाइज्ड है। अब जब वो पार्शियली आयोनाइज्ड है तो उसका अनआयोनाइज्ड फॉर्म और आयोनाइज्ड फॉर्म दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे, और जब ये दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे तो जैसे ये सपोज करो AB क्या है, AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और अब AB जब आयोनाइज हुआ तो वो A+ और B- में कन्वर्ट हुआ, तो AB A+ और B- में कन्वर्ट हुआ। अब इसमें इसका अनआयोनाइज फॉर्म भी है और आयोनाइज फॉर्म भी। मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं, AB 10% आयोनाइज हुआ तो 90% तो अनआयोनाइज फॉर्म है और 10% आयोनाइज फॉर्म है। लेकिन आयोनाइजेशन होने के बाद क्या होता है ये देखो, इनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। यानी इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जितना आयोनाइज फॉर्म अनआयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट होता है उतना ही अनआयोनाइज फॉर्म आयोनाइज होता है। तो अनआयोनाइज फॉर्म आयोनाइज होगा, उसी समय उतना ही आयोनाइज फॉर्म अनआयोनाइज होगा। ये NH4OH का अनआयोनाइज फॉर्म है। अगर इसका कुछ पोर्शन NH4+ और OH- में कन्वर्ट हो गया तो उसी समय उतना ही पोर्शन NH4+ और OH- आयन का
वापस कंबाइंड होकर NH4OH बन जाएगा, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू बैकवर्ड हो जाएगा, यानी इसमें एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। उसी इक्विलिब्रियम को हम आयनिक इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। इसी इक्विलिब्रियम को हम, ये जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में हो रहे हैं, जो अभी आपको देख रहे हैं, आपके सामने है एसिडिक एसिड का, NH4OH का, AB एक जनरल फॉर्म ले लिया, इसको ही बोलते हैं हम आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन। तो अब जैसे AB है, तो देखो मैं इसको समझाने के लिए बोर्ड पे ध्यान दो, मेरी तरफ देखो बेटा, ये AB और ये A प्लस B माइनस, ये AB है, ये AB आयनाइज हुआ तो A प्लस और B माइनस, ये AB है और AB आयनाइज हुआ तो A प्लस और B माइनस, तो ये है A प्लस और B माइनस और ये AB है। अब एक बार अगर ये 10% आयनाइज हो रहा है, तो 10% आयनाइज होने के बाद अब वो सिचुएशन कांस्टेंट हो जाएगी। अब होगा क्या, ये 90% AB है और 10% AB का A प्लस और B माइनस के फॉर्म में है, तो ये दोनों है, यानी सॉल्यूशन में दोनों फॉर्म है, अनआयनाइज्ड फॉर्म भी है और आयोनाइज्ड फॉर्म भी है। अनआयनाइज्ड फॉर्म भी है ये रही, और ये आयोनाइज्ड फॉर्म भी है ये वाली। अब इनमें इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जितनी अनआयनाइज्ड फॉर्म आयोनाइज होगी, जितनी अनआयनाइज्ड फॉर्म आयोनाइज होगी, उतनी ही आयोनाइज्ड फॉर्म अनआयनाइज्ड हो जाएगी। तो आयोनाइज अनआयनाइज, तो ये देखो इस तरह से इक्विलिब्रियम बन गया। ये A प्लस B माइनस में कन्वर्ट होगा तो उतना ही A प्लस और B माइनस, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन तो देखो रेट ऑफ फॉरवर्ड, यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, अनआयनाइज से आयोनाइज होना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, अनआयनाइज से आयोनाइज होना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, और आयोनाइज से अनआयोनाइज्ड होना रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। तो ये देखो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा इस तरह से। तो ये भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक मतलब उसमें मूवमेंट बना हुआ है, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं इस सेम स्पीड से। जितना अनआयोनाइज्ड फॉर्म गायब हो रहा है उतना ही अनआयोनाइज्ड फॉर्म बन रहा है, जितना आयोनाइज्ड फॉर्म गायब हो रहा है उतना ही आयोनाइज्ड फॉर्म बन रहा है। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जितना रिएक्टेंट बन रहा होता है उतना ही रिएक्टेंट गायब हो रहा होता है, और इसी तरह से जितना प्रोडक्ट बन रहा होता है उतना ही प्रोडक्ट गायब हो रहा होता है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट। फॉर्मेशन रेट और डिसअपीयरेंस रेट इक्वल होगी, इसकी भी फॉर्मेशन रेट और डिसअपीयरेंस रेट इक्वल होगी। कब, जब इक्विलिब्रियम होगा। तो ये सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, और उसको कुछ पहचानने के तरीके। फजांस रूल अगर आपको आता है तो आप देखो कि जिनमें कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा डोमिनेट करता जाएगा उसकी आयोनाइजेशन टेंडेंसी उतनी ही कम होती जाएगी। तो जो जनरली जो जितने अच्छे आयनिक होते हैं वो उतना जल्दी आयोनाइज होते हैं। अब क्वेश्चन ये कि ना, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स को किसने इनोवेट किया या किस साइंटिस्ट ने इस पर सबसे ज्यादा रिसर्च किया, तो वो था फेराडे, माइकल फेराडे। माइकल फेराडे ने क्या किया था कि NaCl का सॉल्यूशन बनाकर और उसमें एनोड और कैथोड लगा दिए और इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो उसने क्या देखा, प्योर वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, प्योर वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, क्योंकि प्योर वाटर वेरी 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 वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर का जो आयोनाइजेशन होता है वो होता है 10⁻⁹%, 10⁻⁻⁹%, यानी वाटर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। वाटर नेग्लिजिबल आयोनाइज होता है, 10⁻⁹% आयोनाइज होता है, तो बोलो ही मत कि आयोनाइज हो रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो प्योर वाटर के अंदर अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो पास नहीं होगी। आप क्या करो, घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, प्योर वाटर लेके, करना मत, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं कि उसके अंदर वायर डाल के और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। आप अपनी फिंगर डालोगे तो आपको करंट फील नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर हम होता है, वो इसीलिए होता है कि जो टैप वाटर है या जो वेल वाटर है या जो हेडपंप से निकलने वाला पानी है, जो भी वाटर है, उन वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं, उन मिनरल्स के आयंस होते हैं, वो आयंस ही कंडक्टिविटी को कैरी करके ले जाते हैं। बेसिकली कंडक्टिविटी को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो करंट पास होता है, कंडक्टिविटी पास होती है,
उसको पास कौन करता है? चार्ज पार्टिकल पास करते हैं। चार्ज पार्टिकल कैरियर होते हैं। जैसे ट्रक क्या होता है? लोडिंग टेम्पो। क्या होते हैं? गुड्स कैरियर होते हैं। उन पे लिखा रहता है ना गुड्स कैरियर, मतलब वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाले होते हैं। उसी तरह से आयंस, चार्ज पार्टिकल्स, करंट को, कंडक्टेंस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। तो अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर आयंस नहीं है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो पास नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर कंडक्टेंस कैरियर, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाले चार्ज पार्टिकल नहीं है। मेटल के अंदर कंडक्टेंस इसीलिए पास हो जाती है क्योंकि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही हम मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल के अंदर जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल है, वो कंडक्टेंस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से प्योर वाटर के अंदर जब हमने नमक डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो वो Na+ और Cl- में स्प्लिट हो गया। तो ये Na+ और Cl- क्या करेंगे? कंडक्टेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो माइकल फैराडे ने क्या किया था? प्योर वाटर लिया और अलग अलग कंपाउंड डाले। जैसे उसमें 10 वाट एक जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझा रहा हूं मैं कि उसमें क्या किए, 10 बीकर ले लिए, 10 बीकर ले लिए और सारे बीकर्स के अंदर 500 वाटर, प्योर वाटर डाल दिया। प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास की, नहीं हुआ। फिर उसमें एक बीकर में NaCl डाल दिया, एक में एसिटिक एसिड डाल दिया, एक में लिथियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, एक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, एक में सोडियम सल्फेट डाल दिया, एक में CCl4 डाल दिया, ठीक है। तो एक में कोई दूसरा एल्कोहल डाल दिया, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उसने क्या किया, वाटर के अंदर अलग अलग कंपाउंड या अलग अलग मॉलिक्यूल डाल के डिसॉल्व करके और इलेक्ट्रिसिटी पास की। तो उसने क्या देखा कि वाटर के अंदर जब हम NaCl डालते हैं तो कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ती है और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से पास हो रही है। फिर उसने देखा कि जब वाटर में हमने एसिटिक एसिड डाला तो कंडक्टेंस पास तो हो रही है लेकिन उतनी स्पीड से पास नहीं हो रही है, वो एमीटर से रीडिंग लेने से मालूम पड़ जाता है, ठीक है। LiOH डाल दिया, LiCl डाल दिया, BeCl2 डाल दिया, MgCl2 डाल दिया, FeCl3 डाल दिया, इस तरह के वाटर में कंपाउंड डाल दिए तो इलेक्ट्रिसिटी पास तो हुई पर बहुत धीरे धीरे स्लो पास हुई, इंटेंसिटी इतनी नहीं मिली। NaCl डाल दिया, सोडियम सल्फेट डाल दिया, पोटेशियम सल्फेट डाल दिया तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से पास हुई, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा मिली। प्योर वाटर में एल्कोहल डाल दिया तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हुई। प्योर वाटर के अंदर CCl4 डाल दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हुई। तो इन ऑब्जर्वेशन के बेस पर उसने इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि जब हम वाटर में एल्कोहल डालते हैं, वाटर में CCl4 डालते हैं, वाटर में क्लोरोफॉर्म डालते हैं तो कंडक्टिविटी पास नहीं होती। इसका मतलब CCl4, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल या इस तरह के और भी जो मॉलिक्यूल है उसको उसने नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा। उसने उसको क्या कहा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहा। और जब इलेक्ट्रिसिटी बहुत तेजी से पास हो रही है NaCl, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड डालने से, तो उसने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ कि ये मॉलिक्यूल अंदर जाके पूरे से आयनाइज हो गए, 100% आयनाइज हो गए, या इनका आयनाइजेशन बहुत ज्यादा था, इन्होंने आयन बहुत ज्यादा रिलीज किए सॉल्यूशन में, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से इंटेंसिटी बढ़ गई, तो उसको उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंसीडर किया। फिर उसने कहा कि जब मैंने वाटर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, एसिटिक एसिड डाला, LiCl डाला, BeCl2 डाला, MgCl2 डाला, AlCl3 डाला, तो कंडक्टेंस बहुत कम पास हुई, स्लो रही कंडक्टेंस, इंटेंसिटी कम मिली। तो उसने कहा ये आयनाइज तो हो रहे हैं पर पूरे नहीं हो रहे हैं, पार्शियल आयनाइज हो रहे हैं, तो हम इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। तो इस तरह से 3 क्लासिफिकेशन आए, 3 टर्म्स आई, इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में 2 टर्म कौन सी आ गई वापस? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रॉन्ग ऑलमोस्ट कंप्लीट, वीक पार्शियल, और तो ये वाला
और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो बिल्कुल ही आयोनाइज्ड नहीं होगा पोलर सॉल्वेंट में। तो ये यही मैंने ये जो बताया है इसको मैं रीड नहीं करूंगा, आप पोस्ट करके रीड करके और नोट्स बना सकते हो इसके। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वही सब कुछ लिखा हुआ है इस पे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में डिस्कस किया हुआ है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयनिक इक्विलिब्रियम बनेगा। इन वीक इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन आयंस and the unionized molecule. This type of equilibrium involving ions in the aqueous solution is called ionic equilibrium. इन स्लाइड्स को आप जो मैंने प्रीवियस स्लाइड्स दिखा दी आपको, ये सब पढ़ा चुका, उनको आप नोट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं पोस्ट करके। अब हम इस इलेक्ट्रोलाइट्स का नॉलेज होने के बाद अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहां पर इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे पोर्शन है। एसिड, पहले एसिड बेस के कंसेप्ट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, पीएच है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड है, वीक बेस है, बफर सॉल्यूशन है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, और भी जो टॉपिक है वो हम स्टेप वाइज डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है एसिड बेस कंसेप्ट्स। तो एसिड बेस कंसेप्ट का जो सबसे फर्स्ट जो थ्योरी है वो आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, आर्हेनियस थ्योरी। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं जो वाटर के अंदर H+ आयन रिलीज करते हैं, और बेस वो होते हैं जो तो HCl है जो OH- आयन, हाइड्रोक्साइल आयन, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं एसिड जैसे HCl है तो वाटर में H+ आयन देगा। तो मैं अभी आर्हेनियस ने क्या कहा एसिड और बेस के बारे में वो डिस्कस कर रहा हूं। तो एसिड है जैसे HCl एसिड है, क्या देगा H+ और Cl-, H2SO4 तो H+ और SO4-2, S3PO4, thrice H+ एंड फॉस्फेट। तो देखो बच्चों, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, S3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, या सिंपली अभी आप फास्फोरिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको, फास्फोरिक एसिड। और किसी भी तो आर्हेनियस से कहता था कि जो वाटर के अंदर क्या दे दे H+ आयन रिलीज कर दे, उधर लिखा हुआ है वो एसिड होते हैं। जो वाटर के अंदर जाने के बाद OH- आयन रिलीज करें वो बेस होते हैं। अब इसने क्या कहा, एसिड की बेसिसिटी होती है। एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी होती है। तो एसिड की बेसिसिटी क्या होती है कि एक एसिड मॉलिक्यूल जितने H+ आयन देता है वो उसकी बेसिसिटी है। जैसे इसकी 1 है, जैसे इसकी 2 है, जैसे इसकी 3 है। तो एसिड क्या है जो H+ आयन देता है, एसिड की बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी क्या है, नंबर ऑफ H+ आयन गिवन बाय एन एसिड मॉलिक्यूल। इसी तरह से एसिडिटी, तो एसिडिटी वो जितने OH- आयन देगा। तो किसी भी बेस की क्या होती है, एसिडिटी होती है। एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ OH- आयन गिवन बाय बेस मॉलिक्यूल। किसी भी एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोनेटिंग पावर ऑफ H+ आयन। कोई एसिड जितना जल्दी H+ आयन दे देगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। इसी तरह से कोई बेस जितना जल्दी OH- आयन देगा, जितना इजीली OH- आयन रिलीज करेगा, वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बताएगा। तो जिसने जितना जल्दी OH- आयन दिया, ठीक है, हम बोलेंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये इनिशियल और बेसिक थ्योरी थी। आर्हेनियस कंसेप्ट से पहले एसिड और बेस को खाली ये बताया जाता था कि जो जिनका टेस्ट सॉर है, खट्टा है, तो उनको एसिड बोलते हैं। जैसे सिट्रिक एसिड जो फ्रूट्स में होता है, सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज में होता है,
इमली के अंदर टेमेरिन में टार्ट्रिक एसिड होता है, तो ये सब खट्टे होते हैं, सौर होते हैं, तो उनको एसिड कहा गया। और जनरली बेस सोपी होते हैं, लेकिन अब वो डेफिनेशंस काम नहीं आती है बेटा, ठीक है ना। और जो एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, और बेस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं, ये आप ध्यान रखना। आरएनएस की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। आरएनएस की पहली लिमिटेशन उसका सॉल्वेंट है, क्योंकि आरएनएस ने क्या कर दिया, आरएनएस ने ये बोल दिया कि जो वाटर में H+ आयन दे, जो वाटर में OH- आयन दे, तो वाटर सॉल्वेंट इसकी लिमिटेशन है, वाटर सॉल्वेंट इसकी लिमिटेशन है बेटा। क्योंकि जरूरी थोड़ी कि हर मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व होता हो, तो हम आरएनएस से उन्हीं मॉलिक्यूल की एसिड और बेसिक नेचर को समझ पाएंगे जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, और जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं हम उनकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को नहीं समझ पाएंगे। तो वाटर इज अ लिमिटेशन, लिमिटेड टू वाटर ओनली, ये लिमिटेशन है बेटा, लिमिटेड टू वाटर ओनली, ये हो गया। दूसरा, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनमें H+ और OH- नहीं है, फिर भी वो एसिडिक और बेसिक मीडियम सॉल्यूशन में शो करते हैं, या रिएक्शन के टाइम या तो वो एसिडिक नेचर की तरह होता है या बेसिक नेचर की तरह होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने देखा CO2 है, SO2 है, SO3 है, P2O5 है, जनरली नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर शो करते हैं, या फिर कुछ इवन देन कुछ हैलाइड्स AlCl3, BF3, BCl3, इनमें खुद में एसिडिक नेचर होती है। अब ये एसिडिक कैसे है यहां समझ में नहीं आ रहा है, या हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको समझने में नहीं आ रहा है, मेरे कहने का मतलब आरएनएस इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों नॉन मेटल के ऑक्साइड सॉल्यूशन में या ड्यूरिंग रिएक्शन एसिड की तरह बिहेव करते हैं, क्यों AlCl3, BF3, AlCl3 में कोई H नहीं है, इनमें H ही नहीं है, तो ये H+ आयन कहां से देंगे, फिर भी ये एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो इसके बारे में आरएनएस एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया, या हम आरएनएस थ्योरी से इनको नहीं समझ पाते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे बेस मॉलिक्यूल थे जिनमें OH- आयन दिख भी नहीं रहा था, फिर भी वो बेसिक नेचर शो कर रहे हैं सॉल्यूशन में या ड्यूरिंग रिएक्शन। जैसे अमोनिया अच्छा बेस है, RNH2 एल्काइलामाइन अच्छा बेस है, ईथर भी बहुत बार बेस की तरह बिहेव करता है, ये ईथर है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है बेटा, ये अमीन्स है, वो अमोनिया है। तो ये पिरिडीन है, एक मॉलिक्यूल होता है बेटा C5H5N, बहुत अच्छा बेस होता है ये। तो ये सब बेस कैसे हैं ये कौन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, ये कौन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, आरएनएस कंसेप्ट। तो इस वजह से ये वाला देखो, सम बेसिस डू नॉट कंटेन OH एंड सम एसिड डू नॉट कंटेन H+, इन स्पाइट ऑफ दैट दे बिहेव एज एसिड एंड बेस। तो ये लिमिटेशन समझ में आ गई, ये लिमिटेशन। और जो फर्स्ट वाली लिमिटेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आरएनएस ये कहता है कि वाटर के अंदर फ्री वो वाटर के अंदर H+ आयन नहीं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब किसी एसिड को, जब हम ऐसा एसिड जिसमें H है, ऐसा एसिड जिसमें H है, हम ऐसे एसिड को जैसे ही वाटर में डालते हैं, हम ऐसे एसिड जिसमें H है, तो हम उसको जैसे ही वाटर में डालते हैं तो H+ आयन रिलीज करता है। पर H+ आयन, प्रोटॉन H+ आयन जो होता है वो वाटर में अनस्टेबल होता है। जैसे ही कोई एसिड H+ आयन रिलीज करता है वाटर में, वो इमीडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इमीडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है।
दिस आयन इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। दिस आयन इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। इस आयन को हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इस आयन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस मीडियम में वाटर में हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है और इससे एनर्जी रिलीज होती है। अब हमको एनर्जी का 256 होता है, लेकिन हमको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं तो बता रहा हूं। तो इसका मतलब एसिड वो है जो वाटर में H+ आयन बढ़ाएगा? नहीं। मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड इज अ मॉलिक्यूल विच इंक्रीज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इन एक्वस मीडियम। यानी एसिड वाटर के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाता है। एसिड वाटर के अंदर H+ आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं करता है, वो उसकी जगह क्या इंक्रीज करता है? हाइड्रोनियम आयन इंक्रीज करता है। तो ये सारे क्लियर हो गए। तो मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर में जब एसिड को डालोगे, ऐसे एसिड जैसे HCl H2SO4, ठीक है, तो वो वाटर के अंदर H3O+ की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, हाइड्रोनियम आयन बढ़ेंगे। अब हम मैं क्लियर कर दूं, इसका मतलब अब एसिड दो तरह के हो गए। प्रोटिक एसिड यानी ये HCl, ये H2SO4, ये एसिटिक एसिड, ये H3PO4, ये HClO, ये HClO2, जितने भी अपन HClO4, HiO4, ये जितने भी एसिड दिख रहे हैं आपको, HBr, HI, HNO3, ये सारे एसिड प्रोटिक एसिड होते हैं। यानी वाटर के ये प्रोटॉन रिलीज करते हैं वाटर के अंदर, और ये सारे के सारे वाटर के अंदर क्या रिलीज करेंगे? प्रोटॉन रिलीज करेंगे। ये सारे के सारे जब वाटर में जाएंगे, एक्वस मीडियम में जाएंगे, तो प्रोटॉन रिलीज करेंगे, और ये प्रोटॉन रिलीज होते ही, जैसे ही प्रोटॉन रिलीज हुआ, इमीडिएटली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोनियम आयन में। तो आरएनएस केवल प्रोटिक एसिड के बारे में ही बात कर रहा है, ये ध्यान रखना आप। और CO2, SO2, SO3, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, AlCl3, BF3, BCl3, ये एप्रोटिक एसिड, इनमें कोई प्रोटॉन नहीं, फिर भी वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे लुईस एसिड बेस थ्योरी और ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी में। तो अब जो नेक्स्ट थ्योरी आ रही है बेटा, वो आ रही है ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी। ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी को हम ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट, ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी के साथ साथ हम इसको प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी भी बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी। हम इसको क्या कहते हैं बेटा? प्रोटॉन ट्रांसफर थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग एसिड वो होता है जो प्रोटॉन डोनर। एसिड कौन होता है? एसिड होता है प्रोटॉन डोनर। एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, और प्रोटॉन डोनेटिंग पावर, और जो एसिडिक स्ट्रेंथ आएगी वो आएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोटॉन डोनेटिंग पावर। जिसकी प्रोटॉन डोनेटिंग पावर जितनी ज्यादा है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ज्यादा है। इसी तरह से बेस कौन होगा प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब अगर देखा जाए तो प्रोटॉन मतलब H+ आयन, ठीक है, प्रोटॉन मतलब H+ आयन, ठीक है। तो ब्रोंस्टेड में आरएनएस और ब्रोंस्टेड में अगर कंपेयर करूं, आरएनएस और ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट, आरएनएस कंसेप्ट और ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट में अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो एसिड पॉइंट पर तो अभी इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं रखा है। इसका मतलब ब्रोंस्टेड-लोरी में भी लिमिटेशन आने वाली है, ठीक है, क्योंकि ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट भी एप्रोटिक एसिड्स को तो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन एसिड, उसने क्या कहा? एसिड कौन है? प्रोटॉन डोनर। यानी ये आरएनए, एसिड के मामले में तो आरएनएस के साथ ही चला, आरएनएस की बात को ही मान के चला, लेकिन इसने बेस की डेफिनेशन चेंज कर दी। इसने कहा वो सारे जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, प्रोटॉन खाते हैं,
वो सारे के सारे बेस हैं और बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला उसने, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला उसने प्रोटॉन एक्सेप्टिंग पावर, एक्सेप्टिंग पावर यानी जिसकी प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा है, प्रोटॉन एफिनिटी ज्यादा होने का मतलब प्रोटॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, वो अच्छा बेस है। तो ये चीज रही उसकी, देखते हैं हम इसको। अब दूसरा इसने क्या कहा, तो इसने कहा कि एन एसिड इज फर्स्ट रेड वाला ये वाली लाइन रीड कर रहा हूं, एन एसिड इज एनी मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, यानी आरएनएस के साथ ही चला एसिड के मामले में। तो सेकंड, अ बेस इज एनी मॉलिक्यूल और आयन दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अब इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि व्हेन एसिड बेस रिएक्शन undergoes proton transfer reaction takes place. Proton transfer takes place. तो इसने क्या कहा, जब एसिड बेस रिएक्शन होता है या अकम्प्लीट होता है या ड्यूरिंग एसिड बेस रिएक्शन प्रोटॉन ट्रांसफर takes place and conjugate acid base pair is formed. Conjugate acid base pair is formed. क्या बनते हैं? कंजुगेट एसिड पेयर बनते हैं। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं। तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, पर मेरा ये मानना है कि अभी इस क्लास को मैं यही स्टॉप कर रहा हूं और फिर मैं वापस नेक्स्ट क्लास में वापस इसको स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मेरा पर्पस ये है कि ये टॉपिक पूरा अच्छे से कंप्लीट होने के लिए अपन को ज्यादा टाइम चाहिए, तो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं इसी क्लास को आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करता हूं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।